साल पहले चले जाएंगे, वर्तमान में आएंगे कभी? सर मान लीजिए आपके सामने है, वर्तमान में भी आएंगे और इस पर आप गर्व के साथ रिपोर्टिंग करते हैं कि भारत की सेना आज सबल सेना है, आत्मबल बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में घर में घुस के मारती अभिनंदन को लाने के लिए चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? मीडिया ने ये ताकत है भारत की, ये ताकत कैसे आया? सुन नहीं रहा क्या? हमारे वो पहुंच नहीं रहा। पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं और मारा, और उस बात पर देश ने तालियां बजाई। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? वक्त का इंतजार है, समय आएगा, भारत सक्षम सबल हो रहा है और इसको इस दिशा में बहुत तेज करती है। आज चीन बराबर में देख नहीं पाता, ये हमारे सामने है। ठीक है, तो हिंदू को एकजुट रहना चाहिए। इसमें अभय दुबे आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि संघ प्रमुख देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पलट तस्वीर भी तो है। आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते आए हैं। आपके प्रधानमंत्री, वो मैं पूरे संदर्भ में बयान को कोट कर रहा हूं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं, पर वो कहते तो पाए गए थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए देश के संसाधनों पर। वो राजनीति को आप लगातार कर रहे हैं। हाँ संदीप जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखों की जब भी आप भाषण सुनेंगे, एक ही स्वर में बात करते हैं। आपने जिक्र किया पाकिस्तान चले जाइए, कौन जा रहा है पाकिस्तान? जयशंकर जा रहे हैं एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चीन आया था कश्मीर, हमने G20 किया तो चीन ने क्या किया? कहा कि विवादित स्थान पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हम बड़ी बेशर्मी दिखाई देंगे। और दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और अभय दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, यह नसीहत दी जा रही है सरसंघचालक द्वारा। सौरभ, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत या देश को एकजुट रहना है? देश नहीं बटना चाहिए। संदीप जी, भारत में जो भी आया, जो भी आक्रांता आए, वो भारत के होके रह गए। भारत के धन वैभव को तो लूटे, लेकिन वो भारत के होके रह गए। यह भारत की संस्कृति है। आज मोहन भागवत जी का वक्तव्य भारत को एक करने के संदर्भ में, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में है और भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, हिंदू मुसलमान। जय श्री राम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नागपुर में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हिंदू समाज अगर डरता रहेगा तो वो मरता रहेगा। आज हिंदू समाज जैसे ही बांग्लादेश में खड़ा हुआ, वैसे ही उन पर हिंसा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। तो ये संदेश कहा दिया जाता है कि जब तक हिंदू समाज प्रतिकार नहीं करेगा, वो सोचता है कि खतरा जो है बस दूर में है, अभी उसके पास नहीं आया है, तो वो सोचता है कि हमारे पास नहीं है तो हम क्यों बोले। पर आज सबको एक साथ मिलजुल कर खड़ा रहना होगा, क्योंकि देश के अंदर जो भी शक्तियां देश के खिलाफ काम कर रही हैं, उससे लड़ने के लिए हमेशा हिंदू समाज को तत्पर रहना होगा। बाकी और लोगों से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, पर आप हिंदू समाज के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये कर्म भूमि, जन्म भूमि सब है। इसके अलावा कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं है जो आपके लिए भूमि हो। तो आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। तो मोहन भागवत जी का यही आदेश था, जो बटेगा वो कटेगा और जो नहीं बटेगा वो नेक रहेगा। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, कैसे यह वीडियो रोचक है। संदीप चौधरी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता को या कांग्रेस समर्थित पत्रकार को अच्छा से बातचीत न्यूज में डिबेट में लाया है ये वीडियो। तो आप लोग जरूर देखें और आप लोग से आग्रह है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमसे ना हो पाएगा। कुछ भी चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नसीहत दी जा रही है सरसंघचालक द्वारा। सौरभ, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है, देश को एकजुट रहना है, देश नहीं बटना चाहिए। संदीप जी, भारत में जो भी आया, जो भी आक्रांता आए, वो भारत के होके रह गए। भारत के धन वैभव को तो लूटे, लेकिन वो भारत के होके रह गए। यह भारत की संस्कृति है। आज मोहन भागवत जी का वक्तव्य भारत को एक करने के संदर्भ में, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में है और भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप आएंगे। तो आज मोहन भागवत जी का यह वक्तव्य आम नागरिक को भारत बोध, भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता ऐसे भाव की बात के लिए था है, न कि यह है कि मुसलमान के लिए संदर्भ में बोला गया।
यह तो खड़गे जी बोल रहे हैं, उनके एजेंडा है। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में देखिए तो कहां के मुसलमान महफूज हैं? तो केवल और केवल भारत में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान अमन चैन और सुख शांति से हैं। केवल भारत के मुसलमान। तो भारत में तो जो बाहरी आया वो भारत की आध्यात्मिकता का गुलाम होकर आ गया। हम तो कट्टरपंथी है नहीं। हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, और यहां पर जो शब्द और जो वाक्यों का इस्तेमाल किया, असंगठित रहना और दुर्बल रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ। ये तो उसी बात में बता रहा हूं संदीप जी। संदीप जी सुन लीजिए, तो भारत का मूल चरित्र है सबको साथ लेकर चलना। हमारा इतिहास बता रहा है और उस इतिहास को हम सब जानते हैं। तो हमारे पास जो भी है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के बाद का जो बच गए मुसलमान वो पाकिस्तान है, जैसा आप अपने प्रारंभिक बहुत सारे नेता कह रहे हैं, खुलेआम कहते हैं बहुत सारे नेता, गिरिराज सिंह उसमें सबसे आगे। वो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया के संदर्भ है, वह संविधान नहीं है, वह नियम नहीं है। बात जो भारत की बात करें, भारत में रहेंगे और भारत की महत्व पर आप पाकिस्तान की जीत पर दिवाली पटाखा फोड़ेंगे, ये क्या कोई ताकि बात नहीं है ना? भारत में रहिए, भारत की बात छोड़ नहीं रहे, कौन सी पुरानी बातें आप उठाकर ले आते हैं कि नहीं जी मंगलसूत्र भी छीन ले जाएंगे मुसलमान, उनको दे दिया जाएगा। ये कहा गया ना, सीबी सीधा किया जाता है ना चुनाव में। आज का महत्वपूर्ण विषय है हाँ। मेरे मत से और जो संघ प्रमुख का कहना है भागवत जी का, कि भारतीय सोच के साथ, भारत बोध के साथ और समग्र भारत को साथ मिलकर लेकर चलने के लिए हिंदू समाज बटेगा तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा, दुर्बल होगा, और फिर बाहरी जो शक्तियां हैं, जो आक्रामक शक्तियां हैं, उस पर हमला करेंगी। इसलिए भारत को एक रहने की आवश्यकता है, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें होना चाहिए। आप बताइए, बांग्लादेश में पूरे देश को होना चाहिए, अभी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बांग्लादेश पर एक बयान दिया? क्यों नहीं बोला? आत्मा कांपने लगती है संदीप जी। आप भी जब दिखा रहे थे वहां के वीडियो, वहां के विजुअल दिखा रहे थे, बांग्लादेश में क्या दुर्दशा, कश्मीर में कैसे हिंदू बहनों पर, हिंदू माताओं के जान पर लिख दिया जाता था मैं पाकिस्तानी हूं। क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं खड़गे जी बोले? क्यों नहीं समाज आगे आया? हिंदू समाज को जीने का तो अधिकार दे। कितना समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अयोध्या से, वो आपके ही सवाल पर वो ये भी पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर नहीं बोलते। निश्चित तौर पर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि ये हमारी बंजर जमीन है, उपयोगी नहीं है। और भारत सक्षम में हमारे वो 22 लोग मार दिए गए, सारी ऊंचाइयां हमने कब्जा कर ली थी, वो वापस दे दी, उस पर चर्चा नहीं होगी। 60 साल पहले, 70 साल पहले चले जाएंगे। वर्तमान में आएंगे कभी? सर मान लीजिए आपके सामने है, वर्तमान में भी आएंगे। और इस पर आप गर्व के साथ रिपोर्टिंग करते हैं कि भारत की सेना आज सबल सेना है, आत्मबल बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में घर में घुस के मारती, अभिनंदन को लाने के लिए चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? मीडिया ने की ताकत है भारत की, ये ताकत कैसे आया? सिंह नहीं रहा क्या? हमारे वो पहुंच नहीं रहा। पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं और मारा, और उस बात पर देश ने तालियां बजाई। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? वक्त का इंतजार है, समय आएगा, भारत सक्षम सबल हो रहा है और इसको इस दिशा में बहुत तेज कर रही है। आज चीन बराबर देख नहीं पाता, ये हमारे सामने है। ठीक है, तो हिंदू को एकजुट रहना चाहिए। इसमें अभय दुबे आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि संघ प्रमुख देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पलट तस्वीर भी तो है। आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते आए हैं। आपके प्रधानमंत्री, वो मैं पूरे संदर्भ में बयान को कोट कर रहा हूं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं, पर वो कहते तो पाए गए थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए देश के संसाधनों पर। वो राजनीति तो आप लगातार कर रहे हैं। संदीप जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख की जब भी आप भाषण सुनेंगे, एक ही स्वर में बात करते हैं। आपने जिक्र किया पाकिस्तान चले जाइए। कौन जा रहा है पाकिस्तान? जयशंकर जा रहे हैं एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चीन आया था कश्मीर, हमने G20 किया तो चीन ने क्या किया? कहा कि विवादित स्थान पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हम बड़ी बेशर्मी से उसकी हां में हां मिलाते हैं। बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र करेंगे मोहन भागवत साहब। अमित शाह साहब के बेटे को समझाया कभी कि एक तरफ हिंदुओं पर हिंसा हो रही और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं? पूछिए मोहन भागवत साहब ने कभी बोला जब आरएसपुरा सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़ाए, उन आतंकवादियों ने क्या खुलासा किया? उन्होंने खुलासा किया कि आईएसआई के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना एक रैकेट चला रहा है, पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा है, बलराम यादव सहित 19 लोग। कभी बोला उन्होंने? प्रदीप कुरुलकर जिस पर आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जो डीआरडीओ में काम करते हैं, जो पाकिस्तान को सूचना भेजते हैं, कभी मोहन भागवत साहब ने बोला? कभी मोहन भागवत साहब ने पूछा मोदी जी से कि आपने तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको कश्मीर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया मोदी जी? सैफुल्लाह फारूक पंडितों का हत्यारा, उसको आपने लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ाया? तालिब हुसैन, जो अमित शाह साहब का मंच साझा करता है आतंकवादी, कभी एक बार सवाल खड़ा किया मोहन भागवत जी ने? अरे ये छद्म राष्ट्रवाद है और छद्म हिंदुत्व। आप भी तो अभी मेरे मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप छद्म धर्मनिरपेक्षवाद करते आए, एक गुट को तो जोड़ लिया अपने साथ, मुसलमानों को, हिंदुओं को बांट दो, और जात पात की राजनीति और इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि हिंदू लामबंद ना हो, मुस्लिम उधर हो जाए। यही तो बात बीजेपी कह रही है कि इससे बचना होगा, देश कमजोर होता है इससे। नहीं, बस बिल्कुल हमने नहीं कहा। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना का सवाल, वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि विश्व का कोई भी देश अपने पिछड़े हुए लोगों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों विश्व का एक देश बताया मोहन भागवत साहब, जहां सेंसस, जहां जनगणना नहीं हुई वो कोविड के बाद, हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है? 51 में नहीं कराई, 61 में नहीं कराई, 71 में नहीं कराई, 81 में नहीं कराई, 91 में नहीं कराई। हर बार आपकी सरकार थी, 2011 में सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराया तो उसको सार्वजनिक नहीं किया। नहीं, गलत बात है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस और कास्ट सेंसस अलग से कराया। उस कास्ट सेंसस की 13 के दिसंबर या ये कहें कि 14 जनवरी तक, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा कि हजारों एक्सेल शीट में वो डेटा रजिस्ट्रार जनरल को दिया था, जिसमें हमने एक अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई थी, ना तो उसकी कभी मीटिंग की, ना उसके 5 सदस्य में से 1 सदस्य अपॉइंट किया। वो क्यों छुपा लिया? आज अगर न्याय, मोहन भागवत साहब तो समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना का, क्लाइना मोदी जी को, वो बात क्यों बताते हैं इसको? तो ये सिर्फ एक ही मुद्दे की लड़ाई है, जो कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू इनको वोट करता है और ये क्या करें? ये पाकिस्तान को देश बचा है ना। सुनिए ना, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा संदीप जी, मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। देश को ये बांट रहे हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कपड़ों। एक तरफ महाराष्ट्र में मदरसे के 6,000 रुपए जो शिक्षकों को मिलते थे, उनको 16,000, 8,000, माध्यमिक वालों को 18,000 रुपए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका एक मुख्यमंत्री कहता है सारे मदरसे बंद कर दूंगा। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में चुनाव में साहब, अगर मुस्लिमों के वोट लेना है तो मदरसों के, ये सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। कोई सत्ता की भूख दोनों तरफ से इसी तरह से मिटाई जा रही है। आप एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरा पक्ष दूसरी बात करता है, पर यहां तो आतंकी तेरा आतंकी मेरा आतंकी तक भी नौबत आ गई है कि वाजपेयी कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री वो विपक्ष को, कांग्रेस को कह रहे हैं ये तो अर्बन नक्सल है, और अब विपक्ष कह रहा है कि आपकी पार्टी टेररिस्ट है।
संदीप जी 3 बयान आए हैं। एक आया तो आतंकी एक दूसरे को कहा जा रहा है। उसी पे 3 बयान है। एक है मोहन भागवत साहब का बयान, जो पूरा संदर्भ में पढ़ा जाए तो बड़ा सभ्य है, तो कनेक्टेड करने वाली बात कर रहे हैं उसमें एक ही समुदाय को पर उसको भी आऊंगा, समुदाय पे भी आएंगे और राष्ट्र प्रेम की भी बातें लग रही है उसमें। दूसरा बयान है खड़गे साहब का, आपने पढ़ा नहीं शायद बयान, पढ़ के सुना दूं मैं? प्रोग्रेसिव पीपल आर बीइंग कॉल्ड अर्बन नक्सल, ये पीएम ने कहा है। तीसरा बयान, चौथा बयान है, दिस इज पीएम मोदीज हैबिट, हिज पार्टी बीजेपी इटसेल्फ इज ए टेररिस्ट पार्टी। मैंने यही तो उसी का तो हिंदी इसको ये माफी मांगने वाले टेररिस्ट पार्टी है बीजेपी जो सत्ता में। राहुल गांधी को टेररिस्ट नंबर 1 कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री सारी पार्टी को आप टेररिस्ट कहते हो, सारी पार्टी पहले अभय को माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। पहले कौन माफी मांगे? कांग्रेस कैसी पूरी की पूरी पार्टी को कहते कि टेररिस्ट है? कौन है खड़गे साहब? राज्यसभा में लीडर है और कांग्रेस के पार्टी के प्रेसिडेंट है। इतनी गैर जिम्मेदार बात करेंगे? पूरी पार्टी को बताएंगे कि टेररिस्ट है। तो पूरी पार्टी को कांग्रेस को लपेटा जाता है, बेड़ा गर्क कर दिया, भ्रष्टाचारी है, देश को बांट दिया। ये सब बराबर की शब्द नहीं है क्या? अच्छा। आतंकवादी कह देंगे पूरी पार्टी को। और बड़ा सीरियस सबसे बड़े नेता को टेररिस्ट नंबर 1 कह देंगे, जिसके पिता दादी आतंकी हमले में मारे गए। उनके पिता दादी ने सैक्रिफाइस किया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप जाके पुन्नू से मिलोगे, ऑफिशियली मिलोगे, तो क्या कहा जाएगा? अच्छा, अब तीसरा एक और बयान रह गया, वो छोड़ दिया आपने। ओवैसी साहब नवाज शरीफ से मिलके बिरयानी खाएंगे तब क्या कहा जाएगा? वही नवाज शरीफ की एक देश के प्राइम मिनिस्टर अगर एक से मिल रहा है तो उसको आप इशू बना देंगे। आतंकवादी से मिलना इशू तो हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मिलेंगे ना। एक बयान आप भूल गए, ओवैसी साहब का बयान, उन्होंने तो बड़ा भाई वो ललकार दिया पूरी तरीके और पूरी तरीके से भड़काऊ भाषण दिया। एक नहीं लड़ोगे तो लड़ोगे कैसे? ये क्या बात है? मतलब मोहन भागवत ने क्या कहा है ऐसा बात जिसको हम इसको कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये पूरी ओवैसी ने ऐसा क्या कि एक नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे? हाँ, तो ये तो सारे ना क्या ये फाइट। तो मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? उन्होंने सेल्फ डिफेंस की बात की। अच्छा, वहां फाइट या सेल्फ डिफेंस? अब भाषण सुनिए ना पूरी भाषा, इसलिए मैंने सभ्य भाषा का प्रयोग यूज किया। और मोदी जी ने ये बात पहले भी कही हुई है, माफ करना, पार्लियामेंट में बकायदा कही 2000 फरवरी 2022 में। मोहन भागवत के संबोधन की थोड़ी सी डिटेलिंग तफसील और दे दूं। बताइए। एक व्यक्ति के कुकर्मों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराने वाली हिंसा असंतोष नहीं बदमाशी है। अभी विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसमें पुलिस को आकर स्थिति संभालनी चाहिए, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती तब तक समाज को इसके लिए खड़ा होना होगा और मजबूत होना होगा। किसी को भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। पुलिस के आने तक अपनी जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये तो हमने कहा सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। अच्छा, वहां वो ललकार है, ये सेल्फ डिफेंस। कानून अपने हाथ में लेने की जगह ले रहे हैं। आप विवेचना करें तो बैलेंस विवेचना करें। अच्छा। ये बड़ा साफ दिख रहा है कि उकसाया जा रहा है, ललकारा जा रहा है, और एक तरफ आदमी कह रहा है तैयार रहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। सुनील साजन, उकसाने में और